हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस सिंप्लीफाइड। तो कल तक अभी हम लोगों ने दो क्लासेस कर ली थी एंड इन द सेकंड क्लास वी हैव कवर्ड साउथ अमेरिका का साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप हम लोगों ने कवर कर लिया था, उसमें सारी कंट्रीज हम लोगों ने देख ली थी। आज हम लोग कवर करेंगे फिजिकल मैप को। ठीक है, तो आज हम लोगों को फिजिकल मैप कवर करना है। बट उससे पहले कल मैंने आपको दो क्वेश्चन दिए थे। पहला क्वेश्चन था कि बहुत सारी कंट्रीज का नाम आप देखेंगे, वो गिनी है या गुयाना है। गुयाना बहुत सारी कंट्रीज का नाम के आगे क्यों लगा हुआ है इन द साउथ अमेरिका। ठीक, तो उसका रीजन मैंने आपको ढूंढने को कहा था। एक और क्वेश्चन था कि आप देखेंगे कि ब्राजील में पोर्चुगीज बोली जाती है और उसके अलावा जितनी भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं उसमें हम लोग स्पेनिश बोलते हैं, तो ऐसा क्यों हुआ। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं गुयाना के बारे में। गुयाना का मतलब होता है इन द ट्राइबल लैंग्वेज, गुयाना मीन्स लैंड ऑफ मैनी वाटर्स। तो आपको ये जितनी भी लैंड दिखाई दे रही है यहां पर, दिस वन, दिस ऑल लैंड, ये जो आपको लैंड दिखाई दे रही है, दिस इज नोन एज गुयाना, मींस लैंड ऑफ मैनी वाटर्स। तो अब क्या हुआ कि ये जितनी भी लैंड थी इसको कॉलोनियल पावर्स ने अपने आप में बांट लिया। तो जो ब्रिटिश गयाना था वो क्या बन गया, बाद में गुयाना बन गया। जो हम लोगों ने गयाना कंट्री देखी थी जिसका एक पार्ट था स्कीबो रीजन, ऑयल के लिए फेमस था वो। फिर उसके बाद जो डच गयाना था वो डच के पास था। बाद में जब उनको फ्रीडम मिल गई, फ्रीडम मिलने के बाद उन्होंने अपना नाम क्या रख दिया, सुरीनाम। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्रेंच गयाना। फ्रेंच गयाना अभी भी आजाद नहीं हुआ है और ये फ्रांस के ही कंट्रोल में है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पेनिश गयाना। स्पेनिश गयाना क्या बन गया, वेनेजुएला बन गया। पोर्चुगीज गयाना यानी कि गयाना का वो हिस्सा जो पोर्चुगीज के कंट्रोल में था वो क्या बन गया, ब्राजील, आजाद होने के बाद। तो सारा गयाना वाला रीजन जो है आपस में सभी कॉलोनियल पावर्स ने अपने आप में बांट लिया। और बांटने के बाद में अपने अपने हिसाब से ब्रिटिश का जो पार्ट था ब्रिटिश गयाना, डच का जो पार्ट था डच गयाना, फ्रेंच का जो था फ्रेंच गयाना, इस तरीके से उसके नाम रख दिए। करेक्ट। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि इतना ज्यादा गयाना क्यों लिखा हुआ है साउथ अमेरिका में। सिमिलरली जब हम लोग अफ्रीका करेंगे तो अफ्रीका में हम लोग नोटिस करेंगे कि वहां पे गिनी वर्ड बहुत यूज हुआ है। गल्फ ऑफ गिनी, गिनी बिसाऊ, बहुत सारी कंट्रीज के साथ में ये वर्ड जुड़ा हुआ है। तो इसका भी रीजन हम लोग तब देखेंगे। खैर, आपको ये समझ में आ गया होगा गयाना। अब एक और चीज देखते हैं। वो चीज ये है कि अगर हम लोग स्पेनिश सॉरी अगर हम लोग साउथ अमेरिकन कंट्रीज को देखते हैं तो जितनी भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं वो ज्यादातर क्या लैंग्वेज बोलती है, स्पेनिश बोलती है। सिर्फ और सिर्फ ब्राजील को छोड़कर। ब्राजील में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, पोर्चुगीज। तो इसका मतलब ब्राजील क्या रहा होगा, पोर्चुगीज कॉलोनी रहा होगा, वहां पर पोर्चुगीज लोगों का शासन रहा होगा। बाकी की जितनी भी कंट्रीज है वहां पर किसका शासन रहा होगा, स्पेन का। यानी कि वो किसकी कॉलोनीज थी, स्पेन की कॉलोनीज थी। अब ये हुआ कैसे, ये हुआ बिकॉज ऑफ ट्रीटी ऑफ टॉर्देसियास। ट्रीटी ऑफ टॉर्देसियास में क्या हुआ, सन 1490 के आसपास क्या हो रहा था, पोर्चुगल और स्पेन ये दोनों ही बड़े नेवल पावर थे। उस टाइम पे तो फ्रांस और यूके का उतना खैर दबदबा नहीं था। उस टाइम पे सबसे बड़े नेवल पावर जो थे वो पोर्चुगीज और स्पेनिश लोग थे। अब उन्होंने क्या किया, पूरे विश्व में जा करके, जैसे वास्को डिगामा गए, फिर उसके बाद उन्होंने देखा, कोलंबस की यात्रा हुई, उन्होंने देखा कि हाँ हम लोग यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन्होंने दुनिया भर में अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू की। लेकिन आपस में लड़ाई हो रही थी पोर्चुगीज और स्पेनिश की। तब वो पहुंचे पोप के पास। तो पोप ने कहा कि हम ऐसा करते हैं कि ये जो केप वर्दे आइलैंड है, यहां पर केप वर्द आइलैंड, केप वर्द आइलैंड से 374 लीग की दूरी पर, लगभग 17,700 किलोमीटर की दूरी पर उन्होंने एक पेपल लाइन ड्रॉ की। ये जो लाइन आप देख रहे हैं, दिस लाइन इज पेपल लाइन। और पोप ने कहा कि इस पेपल लाइन के वेस्ट का जितना भी पार्ट होगा वो किसका हो जाएगा, स्पेन का हो जाएगा। और इस लाइन के जितना भी ईस्ट का हिस्सा होगा वो किसका हो जाएगा, पुर्तगाल का हो जाएगा, पोर्चुगीज का हो जाएगा। तो उन्होंने कहा आप आपस में मत लड़िए, ये जो पेपल लाइन है इसके वेस्ट वाला जो हिस्सा है उस पर स्पेनिश अपना कंट्रोल जमाएंगे और उसके जो ईस्ट वाला हिस्सा है उस पर पोर्चुगीज अपना कंट्रोल जमाएंगे। इस तरीके से इन दोनों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट शांत हो गया। बट ये जो पेपल लाइन है, ये पेपल लाइन जैसा कि आप देख सकते हैं, ये कहां से होकर के गुजर रही है, ब्राजील से होकर के गुजर रही है। ब्राजील के जितने भी बड़े सिटीज हैं वो कहां पर है, ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ठीक, ईस्टर्न साइड पे है।
पोर्चुगीज के अंडर पे है, तो यहां पर पोर्चुगीज का इन्फ्लुएंस रहा और ब्राजील पोर्चुगीज कॉलोनी थी। जबकि बाकी के आप जितनी भी कंट्रीज देखेंगे, सारी की सारी कंट्रीज जो है वो क्या थी, स्पेनिश कॉलोनी थी, स्पेनिश कॉलोनी थी। तो इसी वजह से मैं बोल सकता हूं कि ब्राजील में पोर्चुगीज बोली जाती है, बाकी सारी कंट्रीज में स्पेनिश बोली जाती है आज भी। ठीक, तो ये हो गया आंसर। कल जो दो चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी, दो क्वेश्चन डिस्कस किए थे। नेक्स्ट मैंने आपको एक और अच्छा फैक्ट बताया रिगार्डिंग अफ्रीका। ज्यादातर कंट्रीज का नाम क्या है, उसके आगे गिनी आपको देखने को मिलेगा। तो उसका रीजन जब हम लोग अफ्रीका पढ़ेंगे तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं आज के लिए। अच्छा, इसको भी जरूर याद रखना, टीटी ऑफ टॉर्देसियस नाम नहीं आएगा, बट हाँ पता होना चाहिए हम लोगों को कि ऐसा क्यों हो रहा है। आयोग ने ये क्वेश्चन जरूर पूछा हुआ है कि ब्राजील में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, तो याद रखना पोर्चुगीज बोली जाती है, बाकी जितनी भी कंट्रीज है उसमें स्पेनिश बोली जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। आज हम लोग को डिस्कस करना है फिजिकल मैप। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल फीचर्स की। फिजिकल फीचर्स की, जो फिजिकल फीचर्स है, फिजिकल फीचर्स वी कैन से दे आर नॉट इन आइसोलेशन विद जियोग्राफिकल फीचर्स। तो जियोग्राफिकल फीचर्स या जियोग्राफिकल जो फिनोमेना होंगे उनके साथ ही चलता है। तो ये क्यों बनते हैं, दे आर मेड बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल फिनोमेना, फिनोमेना। और कौन सा जियोग्राफिकल फिनोमेना सबसे ज्यादा काम करता है, वो है हमारा प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स, एज यू नो प्लेट्स आर मोबाइल, दे आर डायनेमिक। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती हैं। तो अगर वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करती रहती हैं तो ऑब्वियसली वो नए नए ज्योग्राफिकल फीचर्स भी बनाएंगी। फॉर एग्जाम्पल हिमालयास आज भी हाइट उनकी इंक्रीज हो रही है। तो क्यों इंक्रीज हो रही है, इट इज बिकॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। ठीक, तो वो यहां पे भी काम कर रहा होगा। उसके अलावा इरोजन, रिवर्स इरोड करेंगी, उसकी वजह से भी बहुत सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स बन रहे होंगे। खैर, अब हम लोग एक एक करके सारे ज्योग्राफिकल फीचर्स को देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वेस्टर्न अल्पाइन बेल्ट को। वेस्टर्न अल्पाइन बेल्ट को, ये जो वेस्टर्न अल्पाइन बेल्ट है, ये जो आपको दिखाई दे रही है यहां से, ये पूरी की पूरी, ठीक, इट इज नथिंग बट एंडीज माउंटेन। व्हाट इज, व्हाट इट इज, एंडीज माउंटेन। ठीक, तो आप इसको वेस्टर्न अल्पाइन सिस्टम की जगह आप ये भी बोल सकते हो एंडीज माउंटेन। तो हाँ, एंडीज है ये। अब एंडीज जो है वो बन कैसे रहा है, कल भी हम लोगों ने इस बात की चर्चा की थी, तो आज मैं बहुत ही इनडेप्थ जाकर के आपको ये नहीं समझाऊंगा। जिसने भी नहीं देखा है वो पिछली क्लास जाकर के देख ले। हाँ, इन शॉर्ट बात यह है कि एंडीज बन रहा है कॉन्टिनेंट ओशन कन्वर्जेंस की वजह से। किसकी वजह से बन रहा है, कॉन्टिनेंट और ओशन कन्वर्जेंस की वजह से। ठीक है, तो हो क्या रहा है, हो यहां पर ये रहा है कि यहां पर ये पैसिफिक प्लेट है और हमारी ये दूसरी साउथ अमेरिकन प्लेट है। करेक्ट, दिस इज साउथ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, दिस इज पैसिफिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट क्या है, दिस इज ओशियानिक क्रस्ट। साउथ अमेरिकन क्या है, दिस इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, अब ये आगे की तरफ बढ़ रहा है। आगे की तरफ जब बढ़ेगी तो क्या होगा, दोनों आपस में एक दूसरे से कोलाइड करेंगी। जब दोनों एक दूसरे से कोलाइड करेंगी तो क्या होगा, यहां पर हियर वी विल हैव एंडीज माउंटेन रेंज, एंडीज माउंटेन रेंज बनेगी। ठीक है, हियर वी हैव एंडीज माउंटेन रेंज। करेक्ट, सो दिस इज एंडीज माउंटेन। ओके, इस तरीके के माउंटेन जो होते हैं, जो कन्वर्जेंस की वजह से बनते हैं, वो क्या होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, यानी कि वलित पर्वत। पर्वत, फोल्ड माउंटेन यानी कि वलित पर्वत। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। आते हैं वापस से मैप में। ओके, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि एंडीज जो है वो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। यानी कि आप देखेंगे कि एंडीज जो है वो यहां पर इस पनामा से लेकर के आपको लास्ट में यहां तक देखने को मिल रहा है। सो इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, नॉट लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, यू कैन से वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द टर्म्स ऑफ लेंथ।
की हम लोग बात कर रहे हैं, लंबाई की बात कर रहे हैं, तो सबसे लंबी माउंटेन रेंज है, हिमालय से भी ज्यादा है, हिमालय सबसे ऊंची है, लेकिन सबसे लंबी कौन सी है? एंडीज सबसे लंबी है। ये कहां से कहां तक फैली हुई है? इस्थमस ऑफ इस्थमस ऑफ पैनामा, ठीक है, इस्थमस ऑफ पैनामा से लेकर के इस्थमस ऑफ पैनामा से लेकर के स्ट्रेट ऑफ मैजेलन, स्ट्रेट ऑफ मैजेलन, ठीक। तो अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रेट ऑफ मैजेलन कहां पर है, उसकी चिंता आप मत करिए, ठीक है, वो हम लोग कवर करेंगे। पहले हम लोग इसको पूरा स्टडी कर लेते हैं, फिजिकल फीचर्स को, उसके बाद स्ट्रेट वगैरह भी, इस्थमस और स्ट्रेट के बीच का डिफरेंस पढ़ेंगे, और इस्थमस ऑफ पनामा क्यों इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट ऑफ मैजेलन क्यों इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ेंगे। बट अभी के लिए याद कर लीजिए, हाँ, इस्थमस ऑफ पनामा से लेकर के स्ट्रेट ऑफ मैजेलन के बीच में है ये, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एंडीज माउंटेन जो है ये किन किन कंट्रीज में फैला हुआ है? ये फैला हुआ है 7 कंट्रीज में। कौन कौन सी 7 कंट्रीज हैं वो? ठीक है, उसको एक एक करके देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज वेनेजुएला, तो आपको यहां पर दिखाई देगा ये एंडीज, यहां पर भी लिखा हुआ है, ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा होगा, दिस इज मराकाइबो, ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था। तो एंडीज कहां पर है? वेनेजुएला में। दूसरी कंट्री देखते हैं, कोलंबिया, दिस वन, कोलंबिया का पार्ट हो गया। उसके बाद नीचे आते हैं इक्वाडोर, ठीक, इक्वाडोर के बाद आप देखोगे बोलीविया में भी है, पेरू में भी है, ठीक है, इक्वाडोर के बाद बोलीविया एंड पेरू, ठीक, पेरू दिस वन, ये जो मैंने शेड किया पूरा, बोलीविया यहां पर, जो आपको ये दिखाई दे रहा होगा लपास, लपास आपको दिखाई दे रहा है, ये लिखा हुआ है लपास, करेक्ट। कल हम लोगों ने पढ़ा था लपास इज हाईएस्ट कैपिटल, बहुत ऊंचाई पर है। क्यों वो ऊंचाई पर है? क्योंकि लपास एंडीज माउंटेन का पार्ट है, एंडीज माउंटेन के अंदर स्थित है, इस वजह से वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पे है। तो हम लोगों ने देख लिया पेरू, पेरू के बाद बोलीविया, बोलीविया के बाद हम लोग देखते हैं चिली, चिली, दिस वन चिली, करेक्ट। चिली के बाद कुछ भाग जो है वो इसका कहां पर है? अर्जेंटीना में भी है, आप यहां पे देख सकते हो, दिस वन अर्जेंटीना में भी है। तो कुल मिलाकर के हमारा इंडीज माउंटेन इन 7 कंट्रीज को टच करता है, ठीक है, वेनेजुएला से लेकर के अर्जेंटीना तक। किसको टच नहीं करता है? ब्राजील को टच नहीं करता है, पराग्वे उरुग्वे को टच नहीं करता है, ठीक, तो इसको हमें याद रखना है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये जो हमारा इंडीज माउंटेन सिस्टम है, इट इज पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, बिल्कुल। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है? पैसिफिक ओशन के चारों तरफ जो है वो क्षेत्र है जहां पर भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ बाउंड्रीज। यहां पर भी हमने देखा, हाँ, पैसिफिक और साउथ अमेरिकन प्लेट के बीच में कन्वर्जेंस हो रहा है, पैसिफिक साउथ अमेरिकन दोनों के बीच में कन्वर्जेंस हो रहा है, और एंडीज माउंटेन बन रहे हैं। तो हाँ, ऑब्वियसली ये बिल्कुल सही बात है, और ये भी एंडीज भी, दे आर पार्ट ऑफ पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अगर ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पार्ट है, तो मैं ये भी बोल सकता हूं कि यहां पर अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शन भी होंगे, अर्थक्वेक एंड वोल्केनिक इरप्शंस भी होंगे। तो अर्थक्वेक भी आएंगे, वोल्केनिक इरप्शंस भी यहां पर होंगे। तो हाँ, एंडीज की जो पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला में बहुत सारे वोल्केनोस पाए जाते हैं, और अर्थक्वेक भी यहां पर फ्रीक्वेंट है बिकॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। एंडीज में कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट शिखर को देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज ओजोस डेल सलाडो, आपको ये दिखाई दे रहा है ओजोस डेल सलाडो। आपको बस नाम याद रखने हैं, ठीक है, कि अगर कहीं आ जाता है तो हाँ, बस आपको याद रहे। ओजोस डेल सलाडो, ओजोस डेल सलाडो इज हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड। ओजोस डेल सलाडो इज हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड, ठीक है। सेकंड नंबर पर आते हैं, सेकंड हम लोग देखेंगे हुआस कैरन, ठीक है, दिस वन इज हुआस कैरन। हुआस कैरन जो है ये लोकेटेड है पेरू पे। इट इज ऑल्सो एन एक्टिव वोल्केनो, ठीक, क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है, प्लेट्स जो है वो सबडक्ट हो रही है, सबडक्ट होकर के कहां पर, मेंटल में मेल्ट हो जाएगी ओशनिक प्लेट, और वो ऊपर आकर के क्या बनाएगी, वोल्केनो बनाएगी। तो इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे वोल्केनो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक।
थर्ड नंबर पे हम लोग देखते हैं इंपॉर्टेंट चिम्बोरासो, ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वोल्केनिक इरप्शंस यहाँ पर भी होते रहते हैं, ठीक है। सो दिस इज चिम्बोरासो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स थे जो हम लोगों ने देख लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। द सेकेंड फीचर इज पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप। पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप जो है वो हमारी है ओशंस, यानी कि जो हमारा पैसिफिक ओशन है, दिस वन पैसिफिक ओशन, साथ में एंडीज के बीच में। तो आप ये जो ठीक किनारे वाला पार्ट देख रहे हैं, एंडीज होगा, एंडीज और पैसिफिक ओशन के ठीक बीच में जो बहुत पतली सी जगह होगी, दिस इज पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप। जैसे कि हम लोग वेस्टर्न घाट में देखते हैं इंडिया में, इस तरफ क्या है अरेबियन सी, वेस्टर्न घाट, और लाइन क्या इस तरफ क्या है वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के बीच में वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक। तो उसी तरीके से यहां पर भी है पैसिफिक कोस्टल प्लेन या पैसिफिक कोस्टल स्ट्रिप, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम लोग सेंट्रल लोलैंड्स की। सेंट्रल लोलैंड हमारा पार्ट कौन सा है, ये जो हम लोग पार्ट देख रहे हैं पूरा का पूरा, दिस इज सेंट्रल लोलैंड, दिस इज सेंट्रल लोलैंड। जो अभी मैंने शेड किया है रेड में, दिस इज सेंट्रल लोलैंड। सेंट्रल लोलैंड जो होता है, इसका मतलब इसका एलिवेशन क्या होगा, यानी कि जो हाइट होगी, ऑल्टीट्यूड होगा, ऑल्टीट्यूड क्या होगा वो कम होगा, ठीक। फिर उसके बाद हम लोग फोर्थ देखेंगे, दैट इज ईस्टर्न हाईलैंड। तो ईस्टर्न हाईलैंड क्या होगा, प्लेट्यू वाला पार्ट होगा, उसका एलिवेशन ज्यादा होगा, करेक्ट। तो सेंट्रल लोलैंड के बारे में कुछ चीजें देख लेते हैं हम। सेंट्रल लोलैंड आर फॉर्म्ड, सेंट्रल lowland, they are formed due to Amazon, Orinoco and Parana, Paraguay रिवर। तो इन तीनों रिवर्स की वजह से बनता है। अब ये रिवर्स की वजह से बन रहा है, तो रिवर हमेशा क्या काम करती है, वो आसपास की जितनी भी जगह होगी उसको क्या करेंगे, इरोड करेंगे, इरोड करके जो भी हाईलैंड वाला पार्ट होगा उसको क्या कर देंगे, लो लैंड बना देंगे। तो जहां कहीं भी हम लोग रिवर्स ज्यादातर देखेंगे तो वो क्या काम करते हैं, वो इरोड करते रहते हैं। इरोड करते 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 क्या करेंगे, जो भी ऊंचाई पे चीजें होंगी उनको नीचे करने का काम करते हैं। तो वैलीज कैसे बनती है, वैली घाटियां कैसे बनती है, रिवर्स के थ्रू बनती है, इरोजन करते रहते हैं। तो ये सेंट्रल लोलैंड कैसे बना हुआ है, क्योंकि इन रिवर्स ने कई सालों तक, कई लाखों सालों तक क्या किया है, इरोजन किया है, और उसी इरोजन की वजह से बना है सेंट्रल लोलैंड, ठीक। अब कुछ रिवर, इन रिवर्स को देख लेते हैं। जैसे कि आप देखेंगे यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज अमेजन, अमेजन रिवर, अमेजन, ठीक है। ओरिनोको रिवर भी आपको यहां पर मिलेगी, दिस इज ओरिनोको रिवर, ठीक। फिर उसके बाद पराना पराग्वे, ये वाला जो पूरा रीजन है, दिस इज द रीजन ऑफ पराना एंड पराग्वे, जो नीचे वाला हम लोग देख रहे हैं। सो दिस इज रीजन ऑफ पराना एंड पराग्वे रिवर बेसिन। अभी हम लोग रिवर्स में एक सबका अलग 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 करके बेसिन भी देखेंगे, ठीक। तो अभी के लिए बस याद कर लो कि हाँ, इट फॉर्म ड्यू टू अमेजन, ओरिनोको एंड पराना पराग्वे बेसिन, ठीक, पराना पराग्वे रिवर। अब हम लोग पहले बात करते हैं अमेजन बेसिन की, ठीक, अमेजन बेसिन की। आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा लिखा हुआ अमेजन बेसिन। तो ये वाला जो हम बीच वाला पार्ट देख रहे हैं, दिस इज अमेजन बेसिन। ये पूरा का पूरा क्या है, अमेजन बेसिन है, ठीक है। अमेजन बेसिन जो है, इट इज ऑल्सो नोन एज सेलवास, इट इज फेमस फॉर सेलवास। सेलवास क्या होते हैं, सेलवास आर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इसको याद रखना, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, दीज आर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सेलवास क्या होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दैट इज ओरिनोको। ओरिनोको वाला पार्ट जो है वो ऊपर वाला पार्ट है, दिस इज ओरिनोको, दिस वन, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट जो है वो है ओरिनोको का। जो ओरिनोको बेसिन वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज लानोस। लानोस का मतलब क्या होता है, लानोस आर सवाना ग्रासलैंड, सवाना ग्रासलैंड। अभी आपको हो सकता है ये शब्द ना समझ में आ रहा होगा, सवाना। तो जब हम लोग अफ्रीका पढ़ेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा सवाना ग्रासलैंड्स क्या होती हैं। सवाना नाम की एक जगह है, वहां पर
वो ग्रासलैंड पाई जाती हैं, उनको सवाना ग्रासलैंड बोलते हैं। दूसरा क्या होता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जो ट्रॉपिक्स वाले एरिया के आसपास ग्रासलैंड मिलती है उनको हम लोग सवाना ग्रासलैंड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि ये ट्रॉपिक्स में एरिया है, जो हमारा ओरिनोको वाला दिख रहा है ये ट्रॉपिक्स में है, यहाँ पर ये ग्रासलैंड मिलती है, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज सवाना ग्रासलैंड। ठीक है, तो ये सवाना ग्रासलैंड का ही एक टाइप है। लोकली इसको क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज लानोस। लानोस का स्पेनिश में मतलब ही होता है प्लेन एरिया। ठीक है, तो लानोस इज अ स्पेनिश वर्ड जिसका मतलब होता है प्लेन एरिया। वैसे भी हम लोग पढ़ चुके हैं ये वेनेजुएला और ये पूरा जो पार्ट है ये स्पेनिश के कंट्रोल में था, स्पेनिश गिनी था पहले वेनेजुएला, तो वहां पे स्पेनिश ही बोली जाएगी। तो लानोस इज नथिंग बट प्लेन इन स्पेनिश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। डिस्कस करने के बाद अब हमारा बचा है पराना पराग्वे बेसिन। तो जो हमारा पराना पराग्वे बेसिन है, पराना पराग्वे बेसिन वो ये नीचे वाला पार्ट है, दिस वन, ये वाला जो पूरा पार्ट दिख रहा है दिस इज पराना पराग्वे बेसिन का लोलैंड वाला पार्ट। ठीक, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पंपास। ठीक है, पंपास क्या होते हैं, दीज आर टेम्परेट ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। ट्रॉपिक्स का मतलब क्या होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ के बीच ट्रॉपिक होता है। ठीक है, तो टेम्परेट क्या होता है, टेम्परेट होता है 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री के बीच वाला पार्ट, करेक्ट। अब हम लोग अगर इसको देखेंगे तो ये क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, और नीचे हमारा क्या होगा, यहां पर कहीं होगा 66.5 डिग्री। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ हमारा ये वाला जो पार्ट है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 66.5 डिग्री यानी कि अंटार्कटिक सर्किल के बीच में पड़ रहा है? अगर ये उसके बीच में आ रहा है तो ये क्या होगा, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड तो होगा नहीं, ये क्या होगा, टेम्परेट ग्रासलैंड। और इस टेम्परेट ग्रासलैंड का नाम क्या है, पंपास। ऊपर वाला ग्रासलैंड जो हमने पढ़ा है वो कहां था, ट्रॉपिक्स में था, दैट्स व्हाई इट वाज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। नीचे ये पंपास किस पे है, टेम्परेट ग्रासलैंड का पार्ट। पंपास को भी यहां पर जो लोकल ट्राइब रहती हैं दे स्पीक केशुआ लैंग्वेज। केशुआ में पंपास का मतलब होता है फ्लैट एरिया, मतलब प्लेन एरिया, तो इसी वजह से वही लोकल नाम जो इसको पिक कर लिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है पंपास। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो पंपास हम लोगों ने कवर कर लिया है। पंपास करने के बाद में एक और वर्ड देखते हैं हम लोग, यहां पे लिखा हुआ है ग्रान चाको। ग्रान चाको, GRANCHACO। ग्रान चाको क्या होता है, ग्रान चाको वो एरिया है जो कि स्पार्सली पॉपुलेटेड है। स्पार्सली पॉपुलेटेड का मतलब क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। इट इज सब ट्रॉपिकल, बारिश यहाँ पर कम होती है, दैट्स व्हाई इट इज सेमी एरिड। ठीक है, एंड इट इज लो लैंड। लो लैंड तो हम लोग देख ही रहे हैं, लो लैंड का पार्ट है। इन वेस्टर्न पराग्वे, इन वेस्टर्न पराग्वे, वेस्टर्न पराग्वे एंड नॉर्दर्न अर्जेंटीना। ठीक, तो ये किस में आता है, ये हमारा पराना पराग्वे बेसिन के अंदर ही आता है, पंपास भी और ग्रैंड चैको भी। पंपास कहाँ है, ये जो नीचे वाला पार्ट है। ग्रैंड चैको कहाँ हो गया, ये ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं ग्रैंड चैको। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं ईस्टर्न हाईलैंड्स पे। ईस्टर्न हाईलैंड वाला जो पार्ट है, ऑब्वियसली हाईलैंड लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी हाइट जो है वो ज्यादा है, प्लेट्यू एक तरीके से आप बोल सकते हैं। ठीक, अब एक एक करके इसको कवर करते हैं। ये जो ईस्टर्न हाईलैंड वाला पार्ट है, इट इज मेड अप ऑफ, क्योंकि ये प्लेट्यू होगा तो प्लेट्यू किससे बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ हार्ड ओल्ड रॉक्स। इट इज मेड अप ऑफ हार्ड ओल्ड रॉक्स। ठीक है, कहने से ये हमारा जो अमेजन है, अमेजन रिवर क्या कर रही है, जो हमारा ऊपर का हाईलैंड है इसको और ये हाईलैंड, इन दोनों को अलग अलग कर रही है। ऊपर वाले का नाम क्या है, गुयाना हाईलैंड, गुयाना हाईलैंड। और नीचे वाले का नाम क्या है, ब्राजीलियन हाईलैंड, ब्राजीलियन हाईलैंड, करेक्ट। ये इन दोनों को अलग अलग कर रही है। अब एक एक करके इन दोनों को पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद नीचे वाले पर हम लोग आएंगे। तो फर्स्ट गयाना हाईलैंड। गयाना हाईलैंड क्या है, कैन आई से इट इज पार्ट ऑफ ट्रॉपिक्स। तो ट्रॉपिक्स का पार्ट होगा तो यहां पर क्या होगा, ऊपर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होगा, करेक्ट, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, ट्रॉपिक्स है। आप यहां पर देख सकते हो 0 डिग्री ये होकर के जा रही है, तो 0 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच वाला हिस्सा जो भी होगा वो क्या होगा,
ट्रॉपिक्स होगा, तो ऑब्वियसली दिस इज ट्रॉपिक्स, दिस इज ट्रॉपिक्स, करेक्ट। आगे देखते हैं। इट इज फेमस फॉर गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, ठीक है। देर इज वन मोर थिंग, एंजल फॉल्स इज लोकेटेड हेयर, एंजल फॉल्स इज लोकेटेड हेयर, ठीक है। एंजल फॉल्स किस पे लोकेटेड है? एंजल फॉल्स आर लोकेटेड ऑन रिवर करूनी, ठीक है, रिवर करूनी। अभी हम लोग आगे भी देखते हैं एंजल फॉल्स के बारे में, उसको मैप में एग्जैक्टली लोकेट करेंगे, ठीक है, वो कहां पर है, क्योंकि अभी हम लोग गिनी हाईलैंड पढ़ रहे हैं तो उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो एंजल फॉल्स भी यहीं पर लोकेटेड है। यहां पर क्या है, क्लाइमेट कैसा होगा? क्योंकि ट्रॉपिकल एरिया में है तो इसलिए क्या है, यहां पर ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप क्लाइमेट है, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है, वेरी हैवी रेनफॉल। इसके अलावा यहां पर मिलता है बॉक्साइट मिनरल। अब आप लोगों को मुझे ये बताना है कि ऐसा क्यों होता है कि जहां कहीं भी ट्रॉपिकल मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होगा वहां ज्यादातर बॉक्साइट मिनरल मिलता ही मिलता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, यूपीएससी ने भी पूछा हुआ है, पीसीएस ने भी कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आप कहीं भी देखेंगे ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट होगा तो वहां आपको बॉक्साइट मिलेगा। बॉक्साइट किसका ओर होता है? एल्यूमिनियम का। तो वहां पर आपको एल्यूमिनियम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ब्राजीलियन हाईलैंड पे आते हैं। ब्राजीलियन हाईलैंड इज अ शील्ड प्लेट्यू, शील्ड प्लेट्यू। तो आपको याद रखना है कि ये क्या है, शील्ड का पार्ट है। तो दिस इज शील्ड प्लेट्यू। इट इज फेमस फॉर, कल हम लोगों ने पढ़ा था, साओ पोलो, सेंटोस, रियो डी जेनेरियो, ये क्या बना रहा था? कॉफी ट्राइंगल बना रहा था, सॉरी, रियो डी जेनेरियो, दिस वन, ये क्या बना रहा था? कॉफी ट्राइंगल बना रहा था। तो ईस्टर्न हाईलैंड का ही पार्ट है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि इट इज फेमस फॉर कॉफी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, इट इज फेमस फॉर कॉफी प्लांटेशन, ठीक। आगे बढ़ते हैं इसमें, कॉफी प्लांटेशन के बाद दे आर ऑल्सो फेमस फॉर आयरन ओर, मैंगनीज डिपॉजिट, ठीक है। इन्हीं ब्राजीलियन हाईलैंड पे यू विल फाइंड कि कई बार क्या होता है, ब्राजील का जो ये वाला हिस्सा है, दिस वन, ये आ रहा है हमारा ट्रॉपिक्स में, ठीक है। इवन इधर वाला भी पूरा ये हिस्सा आ रहा है ट्रॉपिक्स में। जो ये ट्रॉपिक्स वाला हिस्सा होता है यहां पर वी वुड फाइंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और उन ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को हम लोग क्या बोलते हैं? हम उन्हें कहते हैं कंपोज, सी ए, CAMPOS, कंपोज, ठीक। तो यानी कि कंपोज क्या होगा? कंपोज वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है जो कि ब्राजीलियन हाईलैंड्स पर पाई जाती है, करेक्ट। इससे पहले हमने ऊपर क्या पढ़ा था? लानोस, लानोस, बट कहां थी वो? सेंट्रल लोलैंड का पार्ट हो गई थी, ठीक है। तो वो लानोस पढ़ लिया, कंपोज पढ़ लिया, नीचे हम लोगों ने पंपास भी पढ़ा था। पंपास क्या था? दीज दो, दोज वर टेम्परेट ग्रासलैंड, तो इसको याद रखना, पंपास टेम्परेट का पार्ट थी। कंपोज क्या होगा? ब्राजील में है, और ये किसका पार्ट है? सवाना, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। जो हमारा ब्राजीलियन हाईलैंड है इसी को ही टुवर्ड द सेंट्रल लोलैंड, इट इज ऑल्सो नोन एज माटो ग्रासो प्लेट्यो, ठीक है, माटो ग्रासो प्लेट्यो। माटो ग्रासो प्लेट्यू का मतलब क्या होगा? अ मैट ऑफ ग्रास, ठीक। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कंपोज एक तरीके से, क्योंकि कंपोज में भी क्या है? ग्रासलैंड है। माटो ग्रासो मतलब अ मैट ऑफ ग्रास, प्लेट्यू जहां पे मैट ऑफ ग्रास है। इट इज ऑल्सो फेमस फॉर आयरन ओर, यहाँ पर आयरन ओर बहुत है, एंड ऑल्सो मैंगनीज, मैंगनीज, ठीक है, डन। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं दिस वन, पेटागोनियन प्लेट्यू। जो लास्ट वाला नीचे हम लोगों ने देखा है ईस्टर्न हाईलैंड का पार्ट बचा हुआ है, दिस इज पेटागोनियन प्लेट्यू, दिस इज पेटागोनियन प्लेट्यू, करेक्ट। पेटागोनियन प्लेट्यू जो है इट इज ऑल्सो रगड, इट इज ऑल्सो रगड, बैरन। अच्छा, पैटागोनियन प्लेट्यू, पैटागोनियन डेजर्ट वो एक ही चीज है। इसी डेजर्ट, यहीं पर जो पैटागोनियन प्लेट्यू वाला पार्ट है, यहीं पर क्या होगा? बारिश नहीं होती तो उसको हम लोग डेजर्ट भी बोलते हैं, और वो ऊंचाई पर स्थित है, दैट्स व्हाई इट इज अ प्लेट्यू। तो वो दो अलग अलग चीजें नहीं है, पैटागोनियन प्लेट्यू, पैटागोनियन डेजर्ट एक ही चीज है।
सो पैटागोनियन प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन फॉर मिनरल डिपॉजिट, मिनरल डिपॉजिट्स, ठीक है। और पैटागोनियन प्लेट्यू बनता क्यों है, मतलब पैटागोनियन प्लेट्यू में पैटागोनियन डेजर्ट क्यों बनता है, पैटागोनियन डेजर्ट बनता है बिकॉज ऑफ एंडीज। तो एंडीज की वजह से क्या हो जाएगा कि यहां से आने वाली जो भी हवाएं होंगी वो एंडीज को जब क्रॉस कर रही होंगी तो वो क्या होंगी, ऊपर की तरफ उठेंगी। जैसे ही वो ऊपर की तरफ उठेंगी तो क्या होगा, विंडवर्ड साइड में सारी की सारी रेनफॉल हो जाएगी, और दूसरी तरफ यानी कि लीवर्ड साइड तक पे जब वो पहुंचेंगी तो वो क्या होंगे, दे विल बिकम ड्राई, they have no humidity left, no humidity left, when they don't have any humidity left तो उसके बाद वहां पर क्या होगा, सूखा पड़ेगा, बारिश ही नहीं होगी, तो डेजर्ट जैसे हालात होंगे, करेक्ट। सो दैट्स व्हाई, मतलब दैट इज द रीजन बिहाइंड पैटागोनियन डेजर्ट, एंडीज की वजह से ऐसा हो रहा है। मार्जिनल सीज एंड गल्फ हम लोग एक बार देख लेते हैं इसमें। तो ये हम लोगों ने ओशन वाली क्लास में भी देखा था, बट एक बार जल्दी से यहां पर देख लेते हैं कि क्या क्या होता है। उससे पहले हम लोग कवर करते हैं व्हाट इज इस्थमस, ठीक है। इस्थमस क्या होता है, साथ में स्ट्रेट क्या होता है। तो इस्थमस क्या होता है, इस्थमस इज अ नैरो लैंड स्ट्रेच कनेक्टिंग टू बिगर लैंड मासेस, ठीक है। यानी कि अगर यहां पर कोई एक बहुत बड़ा सा लैंड है और एक ये बहुत बड़ा सा लैंड का पार्ट है, इन दोनों को कनेक्ट करता हुआ अगर कोई एक बहुत पतला सा लैंड का पार्ट होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज इस्थमस। या हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं कि इस्थमस लैंड का वो पतला सा पार्ट होता है जो दो वाटर बॉडीज को अलग अलग करता है, ऐसे भी बोला जा सकता है, बट ये ज्यादा एप्ट रहता है कि हाँ, इस्थमस की डेफिनेशन हम ये लिखें कि नैरो लैंड स्ट्रेच कनेक्टिंग टू बिगर लैंड मासेस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस्थमस बोलेंगे। स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट हमारा होता है जब दो वाटर बॉडी, दो वाटर बॉडी को कनेक्ट करते हुए कोई पतली सी वाटर का चैनल हो। तो दिस इज अ वेरी स्मॉल, सो दिस इज वेरी नैरो वाटर चैनल, ठीक है, कनेक्टिंग टू बिगर ओशंस या टू बिगर वाटर बॉडीज, टू ओशन और वाटर बॉडीज। So basically, it is a narrow channel connecting two bigger water bodies. This is called strait. अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहीं पर। एग्जाम्पल क्या है, जैसे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, दिस इज अ नैरो बॉडी, और ये किसको कनेक्ट कर रही है, यहाँ पर ऊपर क्या है, नॉर्थ अमेरिका पूरा ऊपर की तरफ फिर आ जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, साउथ अमेरिका। ये दो बिगर लैंड मासेस है और इनको जो बीच में कनेक्ट कर रहा है ये क्या है, इस्थमस ऑफ पैनामा। अब हम लोग आते हैं स्ट्रेट पर। स्ट्रेट क्या होता है, इट इज अ नैरो वाटर बॉडी जो कि दो वाटर बॉडीज को जोड़े या फिर दो लैंड को अलग अलग करे। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये एक नैरो वाटर बॉडी है जो कि ऐसे होकर के जा रही है, और ये किसको अलग कर रही है, ये अलग कर रही है इस पार्ट को और फिर इस पार्ट को, ठीक। मतलब साउथ अमेरिका और टेरा डेल फ्यूगो को अलग अलग कर रहा है, दिस इज टेरा डेल फ्यूगो। इन दोनों को अलग अलग कर रहा है स्ट्रेट ऑफ मेजेलन। तो स्ट्रेट क्या होगा, दो वाटर बॉडीज को जोड़ेगा, जोड़ने का काम क्या हो गया, यहां पर क्या है, अटलांटिक ओशन, इस तरफ आपका क्या हो गया, दिस इज सदर्न ओशन, यहां पर पैसिफिक भी आप लिख सकते हैं, पैसिफिक ओशन। तो ये क्या कर रहा है, पैसिफिक और अटलांटिक को जोड़ रहा है, अलग अलग किसको कर रहा है, लैंड को अलग अलग कर रहा था, ठीक है। तो दिस इज स्ट्रेट, ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब मार्जिनल सीज एक बार देख लेते हैं। मार्जिनल सीज पर आते हैं। तो फर्स्ट वन इज कैरिबियन सी, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, कैरिबियन सी, ठीक है। कैरिबियन सी वेनेजुएला और कोलंबिया के पास में आपको मिलेगा, करेक्ट। देन उसके बाद हम लोग देखते हैं रियो डी ला प्लाटा। तो यहां ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, दिस वन इज, एक मिनट, दिस वन इज रियो डी ला प्लाटा, ठीक है, दिस इज रियो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज गल्फ ऑफ सैन मैटियास, दिस इज गल्फ ऑफ सैन मैटियास। आपको बस लोकेशन याद रखनी है कि हाँ वो कहां पर है, अर्जेंटीना के पास में, दैट्स इट, आपके सारे क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे, ठीक है।
एग्जैक्टली आपको ये याद नहीं रखना है कि ऊपर कौन सा है, नीचे कौन सा है, क्या है, ये नहीं, आपको याद रखना है अर्जेंटीना में है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज। ठीक है, गल्फ ऑफ सेंट जॉर्ज, अर्जेंटीना। पैसिफिक ओशन में आते हैं। पैसिफिक ओशन में हम लोग देखेंगे गल्फ ऑफ पैनामा। दिस इज गल्फ ऑफ पैनामा, क्योंकि ये कौन सी कंट्री है, दिस इज पैनामा, दिस इज इस्थमस ऑफ पैनामा। तो गल्फ का नाम भी क्या होगा, गल्फ ऑफ पैनामा। ठीक है, गल्फ ऑफ ग्वाकिल, गल्फ ऑफ ग्वाकिल, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये कहां पर है, इक्वाडोर। इतनी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट थी। स्ट्रेट ऑफ मैजेलन हम लोगों ने देख ही लिया। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ मैजेलन को। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ड्रेक पैसेज को। ड्रेक पैसेज जो है ये किसके बीच में है, ये है हमारा, यहां पर अंटार्कटिका है। सो अंटार्कटिका और अर्जेंटीना के बीच में। ठीक है, या अंटार्कटिका और साउथ अमेरिका के बीच में क्या है, ड्रेक पैसेज। ड्रेक पैसेज इज वेरी टफ टू क्रॉस। अब हम लोग आ जाते हैं सिग्निफिकेंट वाटर बॉडीज पे, फिर उसके बाद लेक एंड आइलैंड। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सिग्निफिकेंट वाटर बॉडीज, वी विल डिस्कस द सिग्निफिकेंट वाटर बॉडीज नाउ। ओके, द फर्स्ट वन इज अमेजन रिवर बेसिन। सबसे पहले तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं अमेजन रिवर बेसिन को। अमेजन जो है इट इज लार्जेस्ट फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, लार्जेस्ट फ्लो ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड। ठीक है, so it is largest flow of water, means you can say it is the largest river in terms of water flow. लेंथ इसकी क्या है, लेंथ इसकी सेकंड टू नाइल, मतलब नाइल के बाद दूसरे नंबर पर है ये। लेकिन अगर आप वाटर की बात करें कितना उसमें से पानी होकर के बहता है, तो वो उस मामले में अमेजन इज द फर्स्ट वन। बट अगर हम लोग लेंथ की बात करेंगे, लेंथ में क्या होगा, नाइल इज द फर्स्ट वन एंड द अमेजन इज सेकंड वन। करेक्ट। ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं। द मेजर ट्रिब्यूटरीज आर, वैसे ये क्वेश्चन कई मतलब बहुत ज्यादा पूछा नहीं गया हुआ है, तो ऐसा नहीं कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है इसको याद रखना, बट देख लेते हैं एक बार। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आर कक्विटा, ठीक है, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। देन चपूरा इज इंपॉर्टेंट, जिरूरा इज इंपॉर्टेंट, जिरुआ इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, जपूरा, कक्विटा एंड जिरुआ, these rivers are important rivers. Apart from it, there is a river called Negro River. Negro is also important. ठीक है, this one you can see Negro River. So Negro is also important. So these are the important rivers. ठीक, आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था मनौस के बारे में। ठीक है, मनौस के बारे में, करेक्ट। सो ये जो रिवर है इट इज नेविगेबल अप टू मनौस, यहां तक नेविगेबल है, इसके बाद नेविगेबल नहीं है, इस पे नेविगेट नहीं किया जा सकता है। ठीक, बिकॉज ऑफ द डेंस फॉरेस्ट एंड बिकॉज ऑफ द फास्ट फ्लो ऑफ द रिवर। ठीक है, आगे आते हैं। मनौस के बाद वी फाइंड पेट्रोलियम एट माउथ ऑफ रिवर अमेजन। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या मिलता है, पेट्रोलियम देखने को मिलता है। अपार्ट फ्रॉम इट, इट फ्लोज थ्रू किन किन कंट्रीज से होकर के जाती है, तो उसको देख लेते हैं। पेरू, कोलंबिया एंड ब्राजील, इन तीन कंट्रीज से होकर के जाती है, पेरू, कोलंबिया एंड ब्राजील। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो दैट्स इट, ये चीजें हम लोग को याद रखनी है। उसके अलावा अमेजन जो हम लोग पढ़ चुके हैं, अमेजन बेसिन वो किसको अलग अलग करता है, गिनी हाईलैंड, गुयाना हाईलैंड और ब्राजीलियन हाईलैंड, इन दोनों को अलग करता है। अमेजन में जो रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सेल्वास बोलते हैं। तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ओरिनोको रिवर के बारे में देखते हैं। ठीक है, ओरिनोको रिवर, ओके, इट फ्लोज थ्रू कोलंबिया एंड वेनेजुएला। तो ये किस किस से जाती है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिस वन, दिस इज ओरिनोको रिवर। ओरिनोको रिवर किस कहाँ कहाँ से फ्लो करती है, ये फ्लो करती है कोलंबिया से और वेनेजुएला से। ठीक, तो ये हमें याद रखना है। उसके अलावा देर इज वन रिवर विच हैज आस्क्ड मैनी टाइम्स। ठीक है, और उस रिवर का नाम है कैसिक्वेर रिवर। सो कैसिक्वेर रिवर जो है, दिस इज द रिवर दैट कनेक्ट्स ओरिनोको
एंड अमेजन। तो पहले ऐसा माना जाता था कि दोनों एकदम अलग अलग हैं, बट नहीं, बाद में मालूम पड़ा कि ये दोनों रिवर को कनेक्ट करने वाली रिवर कौन सी है, कैसी क्वेर रिवर है। ठीक है, कैसी क्वेर रिवर है। यहां पर आप देख रहे हैं ये ओरिनोको होकर के जा रही है, दिस इज ओरिनोको। ये नीग्रो यहाँ पर लिखा हुआ है होकर के जा रही है, ये अमेजन का ही पार्ट है। ये जो रिवर है, ये जो कनेक्ट कर रही है इन दोनों को, दिस इज कैसी क्वेर रिवर। ठीक है, तो कैसी क्वेर इन दोनों को कनेक्ट करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हमें याद रखना है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आगे आते हैं, जो वर्ल्ड का हाईएस्ट वाटरफॉल है, एंजल फॉल, इट इज लोकेटेड ऑन ओरिनोको रिवर बेसिन। बट ओरिनोको रिवर में भी किस पे लोकेटेड है, एक्चुअली इट इज सिचुएटेड ऑन रिवर चूरुन। ठीक है, रिवर चूरुन। रिवर चूरुन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर करूनी। सो बेसिकली जो है इट इज लोकेटेड ऑन चूरुन, बट चूरुन खुद भी जो है करूनी की ट्रिब्यूटरी है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन जब आ जाता है कि एंजल फॉल्स इज लोकेटेड ऑन, तो चूरुन सही होगा, लेकिन अगर करूनी भी दिया हुआ है तो वो भी सही होगा। ठीक, तो चूरुन पे लोकेटेड है, बट चूरुन इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ, सहायक नदी है किसकी, करूनी की। तो दोनों ही सही होंगे उस केस में, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है। फिर ऑब्वियसली करूनी इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ओरिनोको। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एंजल फॉल ओरिनोको रिवर पे लोकेटेड है या नहीं है, तो हाँ, ओरिनोको पे ही लोकेटेड है, क्योंकि ओरिनोको का रिवर जो सिस्टम है उसी पर ही तो चुरुन है, चुरुन उसी का ही पार्ट है। तो चुरुन पे लोकेटेड है, इसका मतलब ओरिनोको पर, ओरिनोको रिवर सिस्टम पर भी लोकेटेड है, बिकॉज चुरुन इज पार्ट ऑफ कुरुनी, ट्रिब्यूटरी ऑफ कुरुनी। कुरुनी इज ट्रिब्यूटरी ऑफ ओरिनोको। तो वो सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। ओरिनोको रिवर को जैसे कि हम लोगों ने देखा था, ये जो पार्ट है जहां से होकर के जा रही है, दिस इज लानोस। लानोस से होकर के जाती है। तो अगर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि अमेजन फ्लोज थ्रू सेल्वास, ओरिनोको फ्लोज थ्रू लानोस। नेक्स्ट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। लानोस वाला बात हम लोगों ने, लानोस देख लिया है हम लोगों ने। ठीक है, पराना पराग्वे रिवर सिस्टम पे आते हैं। अमेजन हो गया, दिस वन पराना पराग्वे रिवर सिस्टम। ओके, सबसे पहले हम लोग लोकेट करते हैं पराना। तो पराना रिवर आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रही होगी। पराग्वे, पराग्वे रिवर आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रही होगी। देन वी कैन लोकेट उरुग्वे रिवर, उरुग्वे यहाँ पर ये दिखाई दे रही होगी। ठीक, फिर उसके बाद पराना पराग्वे यहाँ पर आकर के मिल गए, फिर पराना आगे बढ़ी और पराना उरुग्वे आकर के मिल गए हियर, एंड दिस पॉइंट इज नोन एज रियो डी ला प्लाटा। ठीक, तो ये हमें याद रखना है। पराना पराग्वे उरुग्वे तीनों नदियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों नदियां मिलकर के क्या बना रही हैं, रियो डी ला प्लाटा। ठीक है, पराना पराग्वे एंड उरुग्वे रिवर, करेक्ट। देखो, बेसिकली हमें ये बिल्कुल याद नहीं रखना है कि कहाँ से ओरिजिनेट हुई, क्या हुआ। जो भी चीजें अभी तक पूछी गई आयोग में, वो मैंने आपको सारी बता दी कि हाँ ये लानोस में से होकर के जाती है, या फिर यहाँ पे एंजल फॉल लोकेटेड है, वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको वो इंपॉर्टेंट चीजें, इंपॉर्टेंट फैक्ट पता होने चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, दैट्स इट, इसी की ही जरूरत है मैपिंग में हमें। ऐसे तो हम हर एक रिवर का याद करने लगे कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, कहाँ पे जाके एंड हो रही है, तो फिर तो बहुत सारे फैक्ट हो जाएंगे। बहुत सिलेक्टिवली स्टडी करना है, स्मार्टली हमें स्टडी करना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, पराना पराग्वे के बारे में और चीजें देख लेते हैं। तो साइज की अगर बात करेंगे तो अमेजन फर्स्ट नंबर पे था, ये है हमारा सेकंड नंबर पे है। और ओरिनोको रिवर बेसिन जो है वो हमारा थर्ड नंबर पे था साइज में, साउथ अमेरिका में बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक, देन उसके बाद उरुग्वे रिवर पे एक क्वेश्चन बनता है। ये जो हमारी उरुग्वे रिवर है, दिस वन उरुग्वे रिवर जो हम लोग देख रहे हैं, उरुग्वे रिवर फॉर्म्स बाउंड्री, किस किस के बीच में बाउंड्री बनाता है, बिटवीन ब्राजील, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। तो इसको याद रखना, उरुग्वे। ठीक, इट फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन दीज थ्री, ब्राजील, अर्जेंटीना एंड उरुग्वे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पराना रिवर। पराना रिवर, जो पराना रिवर है, इट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन ब्राजील एंड पराग्वे। पराना रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन ब्राजील एंड पराग्वे। तो इसको हम लोग को याद रखना है। ठीक है, तो ये हमारी हो गई इंपॉर्टेंट रिवर बेसिस। एक लास्ट हमारा बचा हुआ है, दैट इज सैन, सैन नहीं साओ होगा ये, साओ। ठीक है, साओ
फ्रांसिस्को, साओ फ्रांसिस्को रिवर बेसिन। साओ फ्रांसिस्को इज फोर्थ लार्जेस्ट रिवर बेसिन या रिवर सिस्टम। कहां पर लोकेटेड है? ये लोकेटेड है ब्राजील में। ठीक, आपको ये याद आ रहा होगा बेलो होरिजोंते। बेलो होरिजोंते हमने पढ़ा भी था। इट इज इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ ब्राजील, काफी फेमस है, कई बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है, तो हमें याद रखना है। पहले लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको पढ़ा था। ठीक ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम लोग मेजर लेक्स देख लेते हैं, कौन कौन सी मेजर लेक्स है साउथ अमेरिका की। फर्स्ट हम लोग देखते हैं मराकाइबो। ठीक है, मराकाइबो लेक। मराकाइबो लेक जो है, हम लोग इसको पहले भी देख चुके थे। दिस वन मराकाइबो हम लोगों ने देखा था। इट वॉज अ पोर्ट सिटी, ऑयल पोर्ट सिटी ऑफ वेनेजुएला, करेक्ट। यहीं पर ही लोकेटेड थी लेक मराकाइबो। कई बार इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है, तो हमें याद रखना है। लेक मराकाइबो लोकेटेड इन वेनेजुएला। कहां पर है? वेनेजुएला में। मराकाइबो इज ऑल्सो फेमस फॉर काटाटुम्बो लाइटनिंग। काटाटुम्बो लाइटनिंग। व्हाट इज काटाटुम्बो लाइटनिंग? ये एक फिनोमेना को नाम दिया गया है। यहां पर क्या होता है, लेक मराकाइबो में हर दिन रात को लाइटनिंग यानी कि बिजली कड़कती है, तो उसको नाम दिया गया है काटाटुम्बो लाइटनिंग। काटाटुम्बो लाइटनिंग इज रिलेटेड टू लेक मराकाइबो, करेक्ट। देन उसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड लेक पे। सेकंड लेक इज लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका आपको यहां पे दिखाई दे रहा है, दिस वन लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका जो है, इट इज बिटवीन पेरू एंड बोलीविया। लेक टिटिकाका इज बिटवीन पेरू एंड बोलीविया। इट इज हाईएस्ट नेविगेबल लेक। इट इज हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड, करेक्ट। इसको भी हमें याद रखना है, हाईएस्ट नेविगेबल लेक है इन द वर्ल्ड। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं लेक पोपो। लेक पोपो जो है, इट इज लोकेटेड इन बोलीविया। ठीक, तो ये भी एंडीज के बीच में ही, एंडीज की दो पर्वत श्रृंखलाएं उसके बीच में टिटिकाका भी है, लेक पोपो भी है। ठीक है, टिटिकाका कहाँ पे भी थी? पेरू और बोलीविया के बीच में। पोपो कहाँ है? बोलीविया में। तो हमें ये याद रखना है। उसके अलावा हम लोग आते हैं लेक पेटोस। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पेटोस लगून। इस पे भी कई बार क्वेश्चन आया। लेक पेटोस कहाँ पर है? ये है ब्राजील में। लेक पेटोस इज इन ब्राजील, करेक्ट। नेक्स्ट आते हैं, अब हमारे आइलैंड बचा हुआ है। देन उसके बाद में डेजर्ट हम लोग देखेंगे और ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आइलैंड्स पे आते हैं। फर्स्ट आइलैंड इज गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड हम लोग कवर कर चुके हैं पहले ही, जब मैंने आपको इक्वाडोर बताया था फर्स्ट क्लास में। तभी मैंने आपको, मतलब लास्ट क्लास में मैंने आपको, जब साउथ अमेरिका का जब हम लोग पॉलिटिकल मैप कर रहे थे, तब मैंने आपको गैलापागोस आइलैंड बता दिया था इक्वेटर के साथ में, तो वो वहां पे कवर हो गया था। गैलापागोस आइलैंड जो है वो इक्वाडोर का पार्ट है। गैलापागोस आइलैंड क्यों फेमस है? ये फेमस है बिकॉज ऑफ चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, यहां पर क्या है, चार्ल्स डार्विन आकर के रुके थे। रुकने के बाद उन्होंने यहाँ पर बहुत सारे पक्षियों को नोटिस किया, उनकी बीक्स लंबाई को जो है नापा, उनकी चोंच की जो लंबाई थी उनको नापा, उसके बेसिस पे उन्होंने थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दिया। इसी वजह से गैलापागोस आइलैंड फेमस है, इसको हमें याद रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गैलापागोस आइलैंड के बाद फॉकलैंड आइलैंड। ठीक है, फॉकलैंड आइलैंड, ये आपको दिखाई दे रहे हैं फॉकलैंड आइलैंड। ठीक है, दीज आर पार्ट ऑफ यूके। कल भी हम लोगों ने इसको कवर किया था कि फॉकलैंड आइलैंड जो है वो क्या है, ओवरसीज टेरिटरी है, मतलब साउथ अमेरिका में है, लेकिन दीज आर ओवरसीज टेरिटरी ऑफ यूके। ठीक, तो ये याद रखना है। देन उसके बाद हम लोग आते हैं टेरा डल फ्यूगो। तो ये वाला पार्ट टेरा डल फ्यूगो। टेरा डल फ्यूगो जो है, इसको हम लोगों ने पढ़ा था। दिस इज व्हाट, स्ट्रेट ऑफ मेजेलन। स्ट्रेट ऑफ मेजेलन। तो टेरा डेल फ्यूगो आइलैंड जो है वो कैसे साउथ अमेरिका से अलग हो रहा है? बिकॉज ऑफ स्ट्रेट ऑफ मेजेलन। स्ट्रेट ऑफ मेजेलन क्या कर रहा है? टेरा डेल फ्यूगो और साउथ अमेरिका को अलग कर दे रहा है। ठीक, तो ये हमें याद रखना है। ऑब्वियसली आपको दिखाई दे रहा होगा ये कहां पर है, सदर्न टिप पर है साउथ अमेरिका के। ठीक है, ठीक। देन उसके बाद हम लोग आते हैं साउथ जॉर्जिया एंड साउथ सैंडविच आइलैंड। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं साउथ जॉर्जिया आइलैंड। साउथ जॉर्जिया आइलैंड, दीज आर लोकेटेड हेयर।
ये कहां पर है आपका, ये वाला जो पार्ट है, दिस वन, दीज आर साउथ जॉर्जिया आइलैंड। ये क्या था, फॉकलैंड था, अभी हम लोगों ने पढ़ा। दीज आर फॉकलैंड, उसी के आगे बढ़ेंगे साउथ जॉर्जिया, और उसके और आगे बढ़ोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, साउथ सैंडविच आइलैंड। ठीक, तो ये तीनों इसी तरीके से लगे हुए हैं। जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ जाओगे तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देगा, यहां पर दिस इज टिएरा डेल फ्यूगो, टिएरा डेल फ्यूगो, फिर आगे बढ़ोगे फॉकलैंड, फॉकलैंड से आगे बढ़े साउथ जॉर्जिया, उससे आगे बढ़े तो हमें मिलेगा साउथ सैंडविच आइलैंड। ठीक, तो ये हो गया आइलैंड्स। ठीक, की वाटरवेज की बात करते हैं। पैनामा कनाल, इसको हम लोगों ने पढ़ ही लिया है। पैनामा कनाल क्या है, इस्थमस ऑफ पैनामा को ही काट करके पैनामा कनाल बनाया गया है, ताकि हम लोग क्या कर सके, पैसिफिक ओशन, और यहाँ पे क्या है, अटलांटिक ओशन, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि कैरिबियन सी, क्योंकि कैरिबियन सी इज पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन, इन दोनों को जोड़ रहा है। तो पैनामा कनाल का काम क्या है, अटलांटिक और पैसिफिक को जोड़ना। करेक्ट, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ मैजेलन, ये भी हम लोग कवर कर चुके हैं, सो देयर इज नो नीड टू कवर इट अगेन। ठीक, अच्छा, टेरा डेल फ्यूगो में एक और चीज ध्यान रखना, चिली और अर्जेंटीना के बीच में ये डिवाइडेड है। ठीक है, ये जो आइलैंड है चिली और अर्जेंटीना के बीच में डिवाइडेड है। आपको स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही होगी, इस तरफ अर्जेंटीना है और इस तरफ चिली है। ठीक, तो याद रखना, बाकी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं, सो देयर इज नो नीड टू कवर अगेन। ड्रेक पैसेज, अगेन ड्रेक पैसेज इज ऑल्सो डन। ठीक, ड्रेक पैसेज क्या था, साउथ अमेरिका, आप ये देख रहे हो कि दिस इज टेरा डेल फ्यूगो, टेरा डेल फ्यूगो, और यहां पर क्या है, अंटार्कटिका। इनके बीच में जो वाटर बॉडी है, जो पैसेज है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रेक पैसेज बोलते हैं। ठीक, क्लियर, ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लास्ट में डेजर्ट कवर कर लेते हैं। डेजर्ट कवर करने के बाद एक बार हम लोग ग्रासलैंड्स भी देख लेंगे। वैसे तो ग्रासलैंड हम लोग कवर कर ही चुके हैं। ठीक है, फिर हमारा आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो डेजर्ट कवर कर लेते हैं, आते हैं हम लोग डेजर्ट्स पे। सो द इंपॉर्टेंट डेजर्ट आर पेटागोनियन डेजर्ट, कवर कर चुके हैं हम लोग इसको। पेटागोनिया डेजर्ट को तो हम लोग कवर कर चुके हैं। पेटागोनिया डेजर्ट कैसे बनता है, क्यों बनता है, वो भी हम लोगों ने देखा था। यहाँ पर क्या है, एंडीज है, एंडीज के किस तरफ है, ये लीवर्ड साइड पे, लीवर्ड, लीवर्ड साइड, या फिर आई कैन राइट रेन शेडो एरिया ऑफ एंडीज, रेन शेडो एरिया ऑफ एंडीज। तो इस वजह से पेटागोनियन डेजर्ट बनता है। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट अटाकामा डेजर्ट पे। दिस इज अटाकामा डेजर्ट, ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ, अटाकामा डेजर्ट। ठीक, अटाकामा डेजर्ट के बाद हम लोग आते हैं सच्यूरा डेजर्ट, दिस इज सच्यूरा डेजर्ट। ठीक, अगेन सच्यूरा डेजर्ट कहां कहां पर है, मतलब किस कंट्री में है, तो ये कौन सी कंट्री है, दिस इज व्हाट, पेरू। ठीक, दिस इज पेरू, पेरू में। सेचुरा डेजर्ट के बाद मॉन्टे डेजर्ट। ठीक है, सो दिस इज मॉन्टे डेजर्ट, ज्यादातर आपको इसका पार्ट कहां पर दिखाई देगा, इट इज इन अर्जेंटीना, दिस इज मॉन्टे डेजर्ट, इट इज इन अर्जेंटीना। ठीक, पेटागोनिया के ठीक ऊपर, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, पेटागोनिया के ठीक ऊपर मॉन्टे डेजर्ट, उसके ऊपर एटाकामा डेजर्ट, उसके ऊपर सेचुरा डेजर्ट। ठीक, आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। ओके, लास्ट वन, अब हम लोग आते हैं ग्रासलैंड्स के ऊपर। वैसे इसको भी हम लोग कवर कर चुके हैं, वैसे अलग से कवर करने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी मैं एक बार आपको रिवाइज करने के लिए बता दे रहा हूँ ग्रासलैंड्स के बारे में। तो ग्रासलैंड दो तरीके की हो सकती है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड। ठीक है, पोलर एरियाज पे तो ग्रासलैंड पॉसिबल ही नहीं है, टेम्परेचर इतना ज्यादा कम है, तो टेम्परेट में हो सकती है और ट्रॉपिकल में हो सकती हैं। हमारा जो साउथ अमेरिका है उसमें दोनों तरीके की ग्रासलैंड हमें मिलते हैं, ट्रॉपिकल भी है, टेम्परेट भी है। ट्रॉपिकल कौन कौन सी है, लानोस इज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ठीक, सेलवास क्या थे, सेलवास आर नॉट ग्रासलैंड, सेलवास क्या थे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एरिया, ग्रासलैंड नहीं है, ये फॉरेस्ट है सेलवास। यहां पर ही हम लोग देखते हैं देयर इज कंपोज। तो कंपोज क्या होगा हमारा, कंपोज, कंपोज हमारा होगा ब्राजील में, एंड कंपोज इज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, तो ये याद रखना। उसके बाद पंपास, पंपास क्या है, इट इज अ टेम्परेट ग्रासलैंड, और ये टेम्परेट ग्रासलैंड कहां पर है, ये टेम्परेट ग्रासलैंड है अर्जेंटीना में मिली।
ठीक, तो याद रखना। कंपोज कहाँ हो गए? ब्राजील में। लानोस कहाँ हो गया? वेनेजुएला में। ठीक, ये भी मैच द फॉलोइंग कई बार पूछा जाता है। ठीक, तो ये हमें याद रखना। सो वी हैव डन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का हम लोगों ने पॉलिटिकल मैपिंग भी कर लिया है, साथ में हम लोगों ने फिजिकल भी कर लिया है। साथ में हम लोगों ने फिजिकल भी कर लिया है। सो पॉलिटिकल एंड फिजिकल दोनों हो चुका है। अब नेक्स्ट जो क्लास हम लोगों को करनी है उसमें हम लोग कवर करेंगे नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, उसमें हम लोग कवर करेंगे नॉर्थ अमेरिका। तो फिर आप लोगों से कल मिलते हैं नॉर्थ अमेरिका के साथ, और फिर नॉर्थ अमेरिका का हम लोग उसी तरीके से ही कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग पॉलिटिकल सेक्शन कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग फिजिकल सेक्शन कवर करेंगे। तो पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों ही खत्म कर लेंगे नॉर्थ अमेरिका का 2 क्लासेस में। देन उसके बाद हम लोग मूव करेंगे अफ्रीका की तरफ, यूरोप और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, देन डन। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डू शेयर दिस वीडियो अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो। थैंक यू वेरी मच।